हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। और आज हम इसमें लेसन 11 की स्टडी करेंगे और आज हम इसमें अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। अभिकारी शब्द या फिर अव्यय भी हम इसको बोलते हैं। हम अभिकारी शब्द किनको कहते हैं? अभिकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इन सभी के कारण, लिंग, वचन, काल आदि के कारण इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके कारण इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, कोई विकार नहीं आता है। ठीक है, तो इनको हम अभिकारी शब्द कहते हैं और बाकी हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। अभिकारी शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संभव आज वहां पढ़ेगा। हिम्मी और रुचि बहनें हैं। मैं पिताजी के साथ हरिद्वार जाऊंगा। राम भी हमारे साथ चल रहा है। अरे वह मारा गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द आज, वहां, और, साथ भी तथा अरे अव्यय है। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये अभिकारी शब्द कहे जाते हैं। मतलब वे शब्द जिन पर लिंग, कारक, काल या फिर कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे शब्द हमारे अभिकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय को मुख्यतः चार भागों में बांटा जा सकता है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण किसको कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और उनके अर्थ को सीमित करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब किनको हम कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा क्रिया के अर्थ को सीमित करते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हम लोग आज प्रदर्शनी देखने जाएंगे। चोर बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा पर कोई असर न हुआ। घोड़ा तो तेज दौड़ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उपयुक्त वाक्यों में आज, बहुत, बार बार, तेज व यहाँ क्रम से देखना, रोना, दौड़ना, करना क्रियाएं विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अवयव है। मतलब ये जो शब्द इसमें आए हैं, जो कलरफुल रंगीन वर्ड आए हैं इसमें वाक्य में, ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण अवयव है। अव्यय। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, इनको भी चार भागों में बांटा गया है: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक को जान लेते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि को बताते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति या फिर विधि को बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इसमें वाक्य दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन सेंटेंस जो वाक्य दिए गए हैं, इनके बेस पर ही हम रीतिवाचक विशेषण को समझ सकते हैं। जैसे गाय जोर जोर से बोल रही है। आप इधर कैसे आए? राधा मंद मंद मुस्कुरा रही है। तुम्हारी घड़ी तेज चल रही है। मैं घर नहीं जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में जोर जोर, कैसे, मंद मंद, तेज पद किसी न किसी क्रिया के होने की रीति या फिर विधि बता रहे हैं, अतः ये शब्द हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। दूसरे वाक्यों में प्रश्न तथा पांचवें वाक्यों में निषेध। निषेध मतलब होता है जब हम किसी काम के करने को जहां पर मनाही की जाती है, ना किया जाता है, तो उन वाक्यों को हम निषेधवाचक या निषेध वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक कैसे और निषेधवाचक नहीं अथवा मत भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत माने गए हैं। इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बात कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, मतलब वो शब्द, वो क्रिया शब्द जिनसे हमें किसी स्थान के होने का बोध होता है,
तो वहां पर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इसमें वाक्य दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे यहीं बैठकर काम करो, मधुरिमा इधर उधर मत जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो, धर्म की सर्वत्र विजय होती है। उपयुक्त वाक्यों में यहीं, इधर उधर, यहाँ, सर्वत्र क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। मतलब इनसे हमें किसी ना किसी जगह या फिर स्थान के बारे में पता चल रहा है, इसलिए ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के काल या समय का बोध कराते हैं। स्थान में हमें स्थान का बोध होता है और कालवाचक में हमें क्रिया के काल का या फिर समय का बोध होता है। तो जो शब्द हमें क्रिया के काल या फिर समय का बोध कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब जो वाक्य दिए गए हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हरीश कल अवश्य आएगा, आज पिताजी दोपहर की गाड़ी से आने वाले हैं, तुम बनारस कब जाओगे, सदैव सत्य बोलना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में कल, दोपहर, कब और सदैव शब्द समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से हमें क्रिया के काल के होने का पता चलता है, बोध होता है, वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जहां पर हमें क्रिया के परिमाण का बोध होता है, परिमाण का पता चलता है। अब वाक्यों से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कम बोलिए, अधिक उपजाऊ, उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है, आप कितना ही कहें पुलिस नहीं मानेगी। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक, बहुत और कितना शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये जो शब्द हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। संबंधवाचक अव्यय, अब हम ये था हमारा फर्स्ट और जिसमें हमने क्रिया विशेषण के भेद आदि के बारे में पढ़ा। अब हमारा अव्यय का दूसरा रूप यानी कि संबंध बोधक अव्यय आ गया है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्रिकेट के बाद हॉकी खेली गई, वह चिड़ियाघर की ओर अभी गई है, अमरूद की अपेक्षा सेब अधिक गुणकारी है, मेरे विरुद्ध न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, सतीश विद्यालय से दूर पहुंच गया था, हमारे विद्यालय के आगे शिव जी का भव्य मंदिर है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिकेट, चिड़ियाघर, अमरूद, मेरे विद्यालय, संज्ञा, यह सर्वनाम पद है। मतलब जो शब्द दिए गए हैं ये या तो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है तथा इनके बाद क्रमशः रंगीन छपे शब्द के बाद की ओर, की अपेक्षा, विरुद्ध, से दूर तथा के आगे संबंध बताते हैं। मतलब ये जो संज्ञा सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनसे आगे कलरफुल शब्द दिए गए हैं, कलरफुल वर्ड दिए गए हैं जो कि संबंध को प्रकट कर रहे हैं, संबंध को बता रहे हैं, इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कहा जा सकता है कि संबंध बोधक वे अव्यय हैं जिनसे पहले किसी न किसी प्रसर्ग की अपेक्षा की जाती है। मतलब संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं, जिनसे पहले किसी न किसी प्रसर्ग की अपेक्षा की जाती है, वे शब्द हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। नोट, संबंध बोधक अव्यय से पहले के या से या की आदि प्रसर्ग आते हैं जो संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक के रूप में कुछ अव्यय। अव्यय पहले, मैं पहले पहुंचा, अब यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में है, यहाँ पर संबंध बोधक के रूप में है। पहले में मैं पहले पहुंचा, मुझसे पहले राम आया। ठीक है, दोनों को ही इसमें डिफाइन कर दिया गया है। ऊपर ऊपर चले जाओ, मेज के ऊपर पुस्तक रखी है, आगे आगे बढ़ो, लक्ष्मण के आगे सीता थी, नीचे नीचे बैठ जाओ, वृक्ष के नीचे पशु बंधे हैं, पीछे वह पीछे रह गया, घर के पीछे चोर था। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय पदों, पदबंधों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किन शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं? वो शब्द जो
पदों, पदबंधों या फिर उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब हम इसको दिए गए वाक्यों से क्लियर कर सकते हैं। जो लोग सत्य बोलते हैं संसार में उनका आदर होता है। खेल लो और खाना खाओ। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे। प्रेमचंद और फणीसर रेणु हमारे साहित्यकार थे। अध्यापक ने कहा कि आज कोई भी छात्र घर नहीं जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में जो और यदि तथा तो उपवाक्यों को तथा और शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ते हैं। जो अवयव दो या अधिक समान पदों, पदबंधों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं। किसको? या तो दो को या फिर दो से अधिक पदबंधों, पदों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उनको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम इसको भी सेंटेंस से, वाक्यों से क्लियर कर लेते हैं। अन्ना ने भरपूर परिश्रम किया किंतु सब बेकार था। तुमने या तुम्हारी दोस्त ने मेरी पुस्तक चुराई। मेरा गृह कार्य नहीं हुआ है इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगा। ना तुम न तुम्हारा भाई ही इस कार्य को कर सकता है। राजन दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद गया तथा सभाएं की। उपयुक्त वाक्यों में किंतु, या, इसलिए, न या न और तथा दो समान पदों या उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब हम बात करते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। जो अवयव किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। किनको जोड़ते हैं? आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय है ये, अवयव नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यद्यपि राजन एक अच्छा लड़का है तथापि उसे कोई पसंद नहीं करता। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी का दिन था। वह इतना गरीब है कि कपड़े भी नहीं बनवा सकता। मुरलीधरन घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उपयुक्त वाक्यों में तथापि, की तथा क्योंकि दो प्रकार के उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, अतः ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शौक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब जिन अव्यय शब्दों में विस्मय, हर्ष, शोक या फिर घृणा, ये क्या है? ये एक प्रकार के तीव्र मनोभाव हैं। जिन शब्दों के माध्यम से इनको व्यक्त किया जाता है वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़िए। हे प्रभु, यह क्या हो गया? बाप रे, कितना बड़ा सांप! अरे, तुम इतने बड़े हो गए! वाह, कितना सुंदर शॉट! उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु, बाप रे, अरे तथा वाह विस्मयादि अव्यय हैं। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हैं, इस तरीके के चिन्ह लगे हैं, लगता है इस तरीके का चिन्ह इनमें। ऐसे अव्यय विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं। विस्मय में कौन कौन से आते हैं? काश, ओहो, हरे राम, अरे राम, प्रभु आदि, ये सभी हमारे विस्मय में आते हैं। हर्ष में आहा, आहा, वाह वाह, जय, शाबाश, धन्य धन्य, ये हमारे हर्ष के हैं। शौक से रिलेटेड हाय, ओ, आ, हा हा, दैया रे, बाप रे, त्राही त्राही आदि। घृणा में छी, छी छी, धिक, दूर, अरे, हट आदि, ये सभी हमारे घृणा से संबंधित विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने अविकारी शब्द या फिर अव्यय के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, हमारे यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।